ग्रॉक जो है एलन मस्क की, मतलब आई डोंट लाइक, मतलब जिस तरह की नोटरीज चीज़ें उन्होंने बनाई है ग्रॉक को, ग्रॉक इज़ वेरी नॉट सुटेबल फॉर चाइल्ड। ग्रॉक से क्या तकलीफ हुई है आपको? देखिए ग्रॉक अभी आप देखिए मॉडलिंग होता है एआई में, आप उसको जो सिखाएंगे और जिस डायरेक्शन में वो सीखेगा। सो दो लैंग्वेज उसके हैं गाली गलौज वाले, वेरी, मतलब उसको हिंदी में गाली देगा, सब कुछ करते हो। लेकिन सर मैंने भी ग्रॉक यूज़ किया है। गाली वो नॉर्मली देता नहीं, अगर आप उसको उससे गाली की भाषा में बात करोगे तो फिर वो पलट के देता है। सो फिर वही बात होगी ना कि आप जो बोलोगे वही करेगा। ये एजुकेशन में इसका नहीं है, ये बच्चों के लिए सही बच्चों के लिए सही नहीं है। बच्चों के लिए, बच्चे बगल में सीख रहे हैं, गाली सीख लिया उस पर लिख देंगे तो भी इसको गाली दे, मजा आ रहा है, ठीक है, वो भी 10 गाली दे, वो भी 10 गाली दे। क्या ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है? बच्चों के हवाले से सर एक मेरा सवाल है। एक बच्चा कहता है कि मैथ वाले टीचर कभी मिले तो उनसे हम पूछें कि सर ये आपने जो कॉस थीटा टेन थीटा लेमड़ा टेमड़ा पढ़ाया था उसका यूज़ कहाँ है? उस स्किल का कब कहाँ यूज हो जाएगा आप पता नहीं सकते हैं। आप खेत में ही हैं, खेत का अमीन के बुला के नाप रहे हैं। हमारे अपने अमीन से लड़ाई हो जाती है, अमीन को हमारे को आता नहीं। आप त्रिभुज टाइप का है, उसके अंदर 4 हैं बने हुए और ज्योमेट्री पढ़े हो तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। पेरेंट्स को सबसे पहले तहकीकात करने चाहिए कि उस स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट जैसा होगा स्कूल का डायरेक्शन उधर ही जाएगा। अभी तो बहुत सारे ब्रांड भी मोतिहारी में अगर बात की जाए तो आ चुके हैं, तो क्या एक ब्रांड होना ज़रूरी है बेहतर एजुकेशन के लिए? मैं एक क्रॉस क्वेश्चन आप ही से करूँगा, आपका ब्रांडेड स्कूल से क्या मतलब है? आपने फ्रेंचाइज किसको दिया है? तो वो जो लोकल मैनेजमेंट है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इसके ऊपर। मतलब ब्रांड में लोकल मैनेजमेंट कितना बेहतर है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की ये धारणा है कि आप पढ़ाई कहीं भी कर लो, अगर बच्चे में टैलेंट होगा, अच्छे शिक्षक होंगे तो वो अच्छा कर ही लेगा। मकड़ा को कोई नहीं सिखाता कि जाला कैसे बनाना है, चिड़िया को कोई नहीं बोलता गोरैया की इतना सुंदर घोंसला कैसे बना है, वो जेनेटिक है, आएगा। लेकिन उसको और भी पॉलिश करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी का जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि भाई विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो तरह तरह के चार्जेस लगा करके जो अभिभावक हैं उनको परेशान करते हैं। STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल, और टॉक विद अंसारुल में आज बात एजुकेशन की बात इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में स्कूलों में नए सत्र के लिए एडमिशन का दौर चल रहा है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी अभिभावक के लिए, किसी भी गार्जियन के लिए राइट स्कूल का सिलेक्शन करना, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आप जी रहे हैं। तो आपके लिए बेस्ट, आपके बच्चों के लिए बेस्ट क्या रहेगा, जो भी अगर किसी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से आर्य विद्यापीठ स्कूल मोतिहारी के निदेशक रंजीत सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत हम चर्चा की वहीं से करते हैं। अभी तो तमाम स्कूलों में एडमिशन का दौर चल रहा है और सब, हालांकि कहना नहीं चाहिए स्कूल के निदेशक के सामने, सब अपनी दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं। गार्जियन को, किसी भी अभिभावक को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए जितने भी अभिभावक हैं, पहली बात तो ये है कि किस लेवल का बच्चा है। क्या वो बिल्कुल छोटा बच्चा है, पहली बार स्कूल जाने वाला है, या सीनियर लेवल पर है, मिडिल सेक्शन में वो स्कूल चेंज कर रहे हैं, कहीं कहीं पढ़ रहा होगा। मैं बोलूँगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है चंपारण में, बहुत सारे स्कूल भी हैं, हमारा भी है, मेरा एक्सपीरियंस बाहर का भी रहा है, दिल्ली में, महानगरों में, विदेश का भी रहा है, बहुत सारे स्कूल्स हैं। पेरेंट्स को सबसे पहले तहकीकात करने चाहिए कि उस स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट जैसा होगा स्कूल का डायरेक्शन उधर ही जाएगा। पहली बात तो ये, अगर मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि फ़लाना बाबू का स्कूल है, फ़लाने चलाने बाबू का स्कूल, उससे मतलब नहीं है। रियलिटी में क्या मैनेजमेंट एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या फिर जो फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन का अभी चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखता है, एक्सपीरियंस है, क्या वो बच्चों को गाइड कर सकता है या स्कूल को उस डायरेक्शन में ले जा सकता है कि आज से 10 साल बाद जो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो उसके लिए वो अभी से बच्चों को तैयार करना है।
तो एक तो मैनेजमेंट का हो गया, तहकीकात करनी चाहिए, मैं सिर्फ जाकर पूछने की बात नहीं करूँ, उनको खुद पता करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आ जाता है कि स्कूल अपने एम्प्लॉय खासकर टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर कितना ध्यान देता है, क्योंकि टीचर भी लगातार समय बदल रहा है, हर बार में आप भी मीडिया में हैं, हम भी हैं, सब नए नए चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं। ऑल्दो बोर्ड अपना, जैसे हमारा स्कूल सीबीएसई का है, मैक्सिमम स्कूल यहाँ पे सीबीएसई हैं, एक दो हैं जो आईसीएसई में है, कैम्ब्रिज बोर्ड का कोई भी स्कूल नहीं है, आईबी बोर्ड का कोई भी स्कूल नहीं है। तो सीबीएसई भी उनका रिक्वायरमेंट है कि हर टीचर को 50 घंटे की साल में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 25 घंटा जो उनका है और 25 घंटा इंटरनल। लेकिन मैं उससे अलग बोल रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई की जो ट्रेनिंग होती है उनके अपने करिकुलम के हिसाब से होते हैं, वो ट्रेनिंग जो दुनिया में क्या चल रहा है और बच्चे को अभी से हम उसके लिए किस तरह से तैयार कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। रैदर देन किताबी कीड़ा आया वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे हमने पढ़ा दिया सब कर दिया, नहीं, वो ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है कि बच्चों को वो सपोर्ट दे, एक एक चीज़ को एक एक बच्चे के मेरिट को आइडेंटिफाई कर सके, डीमेरिट को ओवरलुक करे, उसको ख़त्म करके कि मेरिट को बढ़ावा देना ज़रूरी है। मैं जो शुरुआत में बोल रहा था कि किस लेवल के बच्चे को, किस एज के बच्चे को करना ज़रूरी है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर बहुत छोटे बच्चे को एज कर रहे हैं तो हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग में बताते हैं कि बच्चे को आप अच्छी हैबिट का डेवलपमेंट कीजिए। पढ़ाई तो अपनी जगह ही है, वैल्यू एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वही बच्चा अगर 9th-10th में आता है, हमारे यहाँ 8th में एडमिशन लेता है, उस समय हम बोलते हैं कि आप 75% फोकस बच्चे की मेरिट पे कीजिए, उसकी क्या चीज़ है जो पॉजिटिव साइड है और जो उनके डेवलपमेंट एरिया है, ऑफ कोर्स उस पर फोकस कीजिए, लेकिन इतना मत उसके ऊपर फोकस कीजिए कि बच्चा दब जाए, उसको लगा कि मैं हूँ बहुत बहुत बेकार स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए। ये एक है जो इसके ऊपर करना है। तीसरी चीज़ है कि स्कूल क्या सिर्फ एकेडमिक फोकस है या होलिस्टिक डेवलपमेंट पे है, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चे में, क्योंकि अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर सिर्फ टेक्निकल चीज़ें अगर किताब रह जाएगा तो वो सिर्फ डिग्री के लिए है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा और जो है आसान भाषा में आप समझें। देखिए, जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास, इसका शुद्ध हिंदी में अगर हम करें, सर्वांगीण बच्चे को ओवरऑल 360 डिग्री में डेवलपमेंट हो, वो देश का एक अच्छा नागरिक बने, उसको दुनिया जहान के बारे में सारा पता हो कि क्या चल रहा है, वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करे, उसके अंदर वो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हो, रेजिलेंस डेवलप हो कि टफ सिचुएशन को कैसे हम हैंडल कर पाएँ। इन सभी चीज़ों का जो एक मुकम्मल आदमी जो बनता है फाइनली, वो मुकम्मल आदमी बनने में जरूरी नहीं, एकेडमिक एक पार्ट है, सिर्फ एकेडमिक्स जो है, जो हम किताबी बातें हैं वो एक पार्ट है, अदर एक्टिविटीज़ हैं, अदर चीज़ों की लर्निंग भी होता है, जो आजकल हम देखते हैं कि सोसाइटी में पीयर ग्रुप से आता है। आइडियली वो स्कूल से भी आना चाहिए, स्कूल उसको सही डायरेक्शन दे सकता है, पीयर ग्रुप उसको सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। सो 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस होना चाहिए। एक चीज़ और है कि देखना चाहिए कि जो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए स्पेस होना बहुत ज़रूरी है स्कूल में, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम में ये नहीं हो सकता है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होती है, उसके लिए स्पेस होना चाहिए। तो थोड़ा स्कूल के पास ऐसा नहीं कि हमने कोई एक बिल्डिंग में खड़ा कर दिया, कुछ है नहीं, तो वो नहीं चलता। वो छोटे क्लास में चल सकता है, प्ले स्कूल वगैरह में, बड़े क्लास में नहीं संभव है। तो इन चीज़ों का पेरेंट्स को मेरे विचार से ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, मैनेजमेंट की क्वालिटी को देखें, और मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा यहाँ पे उस तरह से, लेकिन मैनेजमेंट की क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, देखें कि स्कूल रियल में टीचर के जाएं, स्कूल को पूछें कि आप लास्ट ईयर अपने टीचर के ऊपर कितना पैसा खर्च किए हैं, पैसा लगता है ट्रेनिंग में, कौन कौन आया ट्रेनर आपका, सीबीएसई को छोड़ दीजिए, आपने अब अलग से कहाँ कहाँ ले गए, कहाँ टीचर को क्या आप भेजते हैं। इंडिया लेवल पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, क्या वो जाते हैं ऑनलाइन अटेंड करते हैं, क्या अच्छे ट्रेनर हम आपके यहाँ पे आते हैं, क्या कोलैबोरेशन है, क्या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, क्या नेशनल कोलैबोरेशन है स्कूल का, तभी तो लर्निंग आएगी। तो इन चीज़ों के क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए, रेदर जाके उनको स्कूल बता रहा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे ये पूछा कि आपने क्या किया है लास्ट ईयर, हमें बताइए। तो आपने मैनेजमेंट की सर बात करी, तो मैनेजमेंट में क्या अभी तो बहुत सारे ब्रांड भी मोतिहारी में अगर बात की जाए तो आ चुके हैं, तो क्या एक ब्रांड होना ज़रूरी है बेहतर एजुकेशन के लिए? मैं एक क्रॉस क्वेश्चन आप ही से करूँगा, आपका ब्रांडेड स्कूल से क्या मतलब है? तो मैं ब्रांडेड स्कूल का मतलब हुआ कि जैसे एक स्कूल के बहुत सारे ब्रांचेज हों इंडिया भर में, और हर जगह उनका एक जो है डेडिकेटेड मैनेजमेंट हो। देखिए, ब्रांड में 2 चीज़ें हैं, दोनों तरफ से आती हैं। मतलब
एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी हमने इम्प्रूव किया, ग्रेजुअली वो कन्वर्ट, वो ब्रांड डेवलप करता है। अगर हम कोई स्कूल भी, एक सिंपल छोटा सा स्कूल भी है, वो धीरे धीरे अगर फोकस कर रहा है, बहुत हड़बड़ी वाली चीज़ें नहीं है, तो वो एक ब्रांड डेवलप होता है, धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानता है। एक तो ये हो गया जो आप नीचे से आए ऊपर की तरफ। एक होता है आपके पास अकुत अथाह संपत्ति है, आपने एक ब्रांड खोल दिया स्कूल, उसमें पैसे लगा दिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का दोनों का कुछ खास लेना देना नहीं है, मैं बताऊँगा उसको, बिल्डिंग का उसमें लगा दिया और फिर अपन उसकी फ्रेंचाइजी बांटने लग गए, राइट। अब फ्रेंचाइजी बांटने में क्या होता है कि आप जिसने भी, हो सकता है वो बड़े अच्छे मन से उन्होंने उसकी ब्रांडेड स्कूल किया है, आपने फ्रेंचाइज किसको दिया है, तो वो जो लोकल मैनेजमेंट है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इसके ऊपर। मतलब ब्रांड में लोकल मैनेजमेंट कितना बेहतर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रांड तो वो एक सपोर्ट कर, ब्रांड चार्ज कर रहा है। कोई भी ब्रांडेड स्कूल है वो एक ब्रांड का, इसकी फीस होती है, लेकिन हम 15% से लेकर 30% तक वो चार्ज करता है टोटल फीस का। वो क्या है, एक सेटअप देता है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। करना तो लोकल ही है, वो तो रोज़ देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको एक रिपोर्ट जाती है, सब कुछ है। लोकल में मैं देखता हूँ यहाँ पे मोतिहारी में भी, अगर उस तरह के ब्रांड की बात करें, जो मैं एग्री नहीं करता, ब्रांड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो उस तरह के कहते हैं कि नामी गिरामी स्कूल हैं जिनके फ्रेंचाइज हैं, जाकर देखना चाहिए कि वो फ्रेंचाइज ले लेने से, फिर वो नाम ले लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से हो जाएगा। उनके अंदर में जो मैं पहले बोला था कि मैनेजमेंट कैसा है, तो मैनेजमेंट ही एम्प्लॉय करता है, जैसा मैनेजमेंट होगा वैसा एम्प्लॉय होगा, वैसा उसका सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रांड पे अवश्य जाएं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ब्रांड की परिभाषा है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है कि ब्रांड के लिए आप जा रहे हैं। कोई स्कूल धीरे धीरे के, बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्कूल्स हैं, दून स्कूल है, एक अपने अपने ब्रांड है, वो लेके चला है, उसके मतलब कोई फ्रेंचाइज नहीं है ना। बहुत सारे स्कूल हैं जिसके बहुत फ्रेंचाइज हैं। एक स्कूल बहुत अच्छा होता है, दूसरा वाला लोग गालियां दे रहे होते हैं उसको, ये क्या कर रहे हैं आपने। अभी एक बहुत नामी गामी ब्रांडेड स्कूल में गया में हुआ था एक एपिसोड, जहाँ बच्चा सुसाइड कर लिया था, मर गया था, क्या हुआ था, बहुत प्रॉब्लम आई थी। लेकिन उसमें जो अभी तो खैर बंद कर दिया गया स्कूल को, जब CBSE ने स्क्रूटनी किया तो बहुत सारे लूप होल्स निकल के आए, क्योंकि वो ब्रांड ने जो दिया था उसको फॉलो तो लोकल को ही करना है ना। टीचर आइडेंटिफाई उनको हायर लोकली ही होना है। तो ये ब्रांड वाली जो बात है, ऑफ कोर्स ब्रांड पे जाइए, लेकिन जा करके ये देखिए कि ब्रांड क्या नीचे से ऊपर की तरफ आया हुआ है या ऊपर से थोपा हुआ ब्रांड है, राइट। नहीं, ये बहुत अच्छी बात, और मेरे ख्याल से तमाम अभिभावक हैं उनके लिए काम की बात है कि सिर्फ ब्रांड होना ही काफ़ी नहीं है। मैनेजमेंट स्कूल का कैसा है, कौन लोग उसका संचालन कर रहे हैं, उनकी समझ क्या है, प्रोफेशनल तो तरीक़ा अपनाते ही हैं लोग, लेकिन उसमें भी कितनी ईमानदारी एजुकेशन के प्रति रख रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जी। एक चीज़ और भी है कि जैसे मैं 2017 में यहाँ पे आया था, तो उस समय मैं 92 में छोड़ दिया था बिहार, बाहर चला गया था, फिर मैं आया हूँ। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। मेरे टाइम में प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ, बिहार बोर्ड का, बहुत कम होते होंगे पटना वगैरह में तो थे, लेकिन छोटे शहरों पे जैसे मोतिहारी वगैरह, Tier 3 टाउन वगैरह में, इनमें प्राइवेट स्कूल नहीं थे। अभी जो मैं देख रहा हूँ बदलाव, और बहुत एनालाइज में क्लोजली मिलता हूँ, मैंने दो तरह के हैं। एक जिनके पास संपत्ति जो ख़ानदानी है, वो एक खोल के उनको लगता है बैठे, उनको एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, मैनेजमेंट हफ्ते में एक दिन भी नहीं आती है, वो जा करके पूछती है एवरीथिंग इज़ प्रिंसिपल इज़ डूइंग, वहाँ पर में कितना, उनको सारा फोकस एडमिशन के ऊपर होता है, क्या तरह की हम एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं जा रहा है उसका आइडिया नहीं होता है। दूसरा उस तरह के लोग होते हैं जिनको कि पैसा दौलत नहीं आ गई, राइट ना, तो उनको लगता है मैं क्या करूँ, तो एक बढ़िया है स्कूल खोल लेता है। स्कूल खोल लेना इज़ नॉट वेरी सिंपल थिंग, स्कूल को अच्छे से रन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। खोल के तो हम बिल्डिंग बना लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन रन करना, एक अच्छे टीचर को हायर करना बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक अच्छे स्कूल चॉइस करने में मेरे ख्याल से मौजूदा दौर को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। आज के दौर में जो है डिजिटल क्लासेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और जो है ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, इन सब का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एक बेहतर स्कूल के लिए यह कितना इम्पोर्टेंट है, आप क्या समझ रहे हैं? सो आपने बात की है डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, AI, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो देखिए, डिजिटल क्लासेस है, डिजिटल क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारा
नॉर्मल क्लासरूम सिस्टम है क्लास को उसका संपूरक होता है, उसको सपोर्टिव, एक सपोर्टिव ऐड हो सकता है। ये अपने आप में एजुकेशन को लेके नहीं जा सकता। जैसे स्कूल में डिजिटल बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा पहले हमारे यहाँ तक रट्टा मार लो किताब में, अभी अगर हम मान लिए कि बायोलॉजी में अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, हमारे टाइम में हो गया हाँ ऐसे ऐसे फ़ोटो पूरा दे दिया। अभी क्या है कि उस डिजिटल बोर्ड पे मीडिया अवेलेबल है, उसकी प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है, एक एक डिटेल में वो जाते हैं। या मान लिया किसी के हम आइज़ की संरचना की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो पूरा पूरा देता है। या हम ज्योग्राफी में जा रहे हैं तो ग्लोबली दिखता है। तो वो एक डिजिटल ऐड है जो कि बहुत ही ज़रूरी है हर एक जगह। अब आता है ये हम बता रहे हैं जो स्कूल में है। डिजिटल का दूसरा फॉर्म है जो कि एक आजकल बड़े मतलब ब्रांडेड से फिर ब्रांड आ जाता है इसमें, कहने को ब्रांड है, कोचिंग वाले खुल गए हैं। वो क्या करते हैं, एक टैब दे देते हैं बच्चे को, उनको सेल करना है। टैब में पूरा पूरा चीज़ रहता है, उसके अंदर वो पूरा वो कोई भी बना सकता है, बहुत सिंपल चीज़ है, उसको वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी डिजिटल में है, वो घर में बैठ कर रहा है, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड डिजिटल। उसको कोई कंट्रोल नहीं, पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो क्लासरूम में हो रहा है वो कंट्रोल है इन विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स कि क्या दिखाना है, किस एज अप्रोप्रिएट में। अब आते हैं हम ऑनलाइन में। ऑनलाइन में भी दो पार्ट हैं। दो पार्ट में क्या हो जाता है ऑनलाइन में कि आप सबसे ज़्यादा एक तो है यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, यूट्यूब के एल्गोरिदम वगैरह बिल्कुल अलग होते हैं। और दूसरा आ जाता है आपका क्या बोलते हैं जिसको कि जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी आप है जब स्कूलिंग में आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से आप ऑनलाइन में एक नेगेटिव है, नेगेटिव हम कहेंगे या हम कोचिंग वाले को लेंगे, उसके अंदर आपको पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना आप कितना कंट्रोल करिए। क्वेश्चन आंसर कर रहा है, हाँ बोला, वो बोलेगा जब सेल के टाइम बोला क्वेश्चन आंसर आप ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये वो लोग बोलते हैं कि हम यूट्यूब से इनको एल्गोरिदम ये है कि ये नहीं जानता कि जो बच्चा सर्च कर रहा है चीज़ें वो एज अप्रोप्रिएट है। एज अप्रोप्रिएट मैं एज अप्रोप्रिएट जैसे मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ में ही अगर हमारा कैलकुलस है या जोड़ घटाव है, पहली कक्षा में भी है, एमएससी में भी है, तो वो ये नहीं बता रहा है किस क्लास के लिए, किस एज अप्रोप्रिएट के लिए। और जब एक आप वीडियो देख लीजिएगा तो मल्टीपल वीडियो आएंगे, वो पता नहीं अलग अलग है, वो बच्चा उसी में खो जाता है। सो ये सब डिजिटल और ऑनलाइन ये ऐड मतलब सपोर्टिंग ऐड हैं स्कूल के एजुकेशन के लिए। इसमें स्कूल के साथ मिक्स करके करना बहुत ज़रूरी है, कि कोई भी चीज़ बच्चा तब अच्छा समझता है जब आपको डिजिटल आप उसको ऑडियो विजुअल माध्यम से समझाते हैं, सिर्फ जो है पढ़ने से नहीं होता। अब आते हैं जो आपका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये तो आज के टाइम में इसके बिना तो समझिए सिम पाप है। और ख़ास के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी रिसेंट पिछले 6 महीने में डेवलपमेंट हुए हैं, इसके लिए तो फिर बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस चीज़ को सीख पाएँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर लें, कि उसका नेगेटिव का ज़्यादा प्रचार हो रहा है। जैसे न्यू में आया डीप सीक आया चाइना का, राइट, ग्रॉक आया एलन मस्क का। ग्रॉक जो है एलन मस्क की मतलब आई डोंट लाइक, मतलब जिस तरह की नोटरीज चीज़ें उन्होंने बनाई है ग्रॉक को, ग्रॉक इज़ वेरी नॉट सुटेबल फॉर चाइल्ड। तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कौन सा मेरे लिए सुटेबल है। और फ्यूचर में वो जो मैं वैल्यू एजुकेशन की बात करता हूँ, ग्रॉक से क्या तकलीफ हुई है आपको? देखिए ग्रॉक आप देखिए मॉडलिंग होता है एआई में, आप उसको जो सिखाएंगे और जिस डायरेक्शन में वो सीखेगा। सो दो लैंग्वेज उसके हैं गाली गलौज वाले, वेरी मतलब उसको हिंदी में गाली देगा, सब कुछ करते हो। लेकिन सर मैंने भी ग्रॉक यूज़ किया है, गाली वो नॉर्मली देता नहीं, अगर आप उसको उससे गाली की भाषा में बात करोगे तो फिर वो पलट के देता है। सो फिर वही बात होगी ना कि आप जो बोलोगे वही करेगा। ये एजुकेशन में इसका नहीं है, ये बच्चों के लिए सही बच्चों के लिए सही नहीं है। बच्चे बगल में सीख रहे हैं, गाली सीख लिया उस पर लिख देंगे तो इसको गाली दे, मजा आ रहा है, ठीक है, वो भी 10 गाली दे, वो भी 10 गाली दे। क्या ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है? कम्युनिकेशन स्किल में होता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट हो जाए, सामने वाला हम इनकोड करें अपने को और सामने वाला डिकोड कर पाए इसको। सो दैट इज़ देयर। इसके अलावा भी बहुत सारे एआई टूल हैं जो वीडियो बनाते हैं और फोटोग्राफ वगैरह बनाते हैं, कुछ जो है कंट्रोल से बाहर हैं। अब इसमें ग्लोबली धीरे धीरे अभी नई चीज़ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे कि आप जाएं अगर माइक्रोसॉफ्ट और इसका चैट ओपन एआई का चैट जीपीटी है, आप उसके ऊपर जाएंगे वो नहीं देगा गाली या कोई भी चीज़, वो बोलेगा कि दिस इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट एबल। सर आज की तारीख में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज इस तरह की बातें करते हैं। कुछ तबका ऐसा है समाज के अंदर जिसका ये मानना है, जैसे हम लोग
अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, गांव के प्राइवेट स्कूल में, तो वो चट्टी के बोरा पे जो है बिछा करके और फिर हम लोग स्टडी वहाँ करते थे। और हम देखते हैं कि हमारे स्कूल से बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे लोग गए जी। तो कुछ लोगों की ये धारणा है कि आप पढ़ाई कहीं भी कर लो, अगर बच्चे में टैलेंट होगा, अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छा कर ही लेगा। लेकिन एक तरफ जब हम दूसरी तरफ आज के दौर की बात करते हैं तो इन दोनों में जो है कहीं बहुत कंट्राडिक्टरी दिखने को मिलती है जी। इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं? देखिए, कंट्राडिक्शन नहीं है क्या कि लोग बोलते हैं कि देखिए उसने बोर्ड में पढ़ के भी ये मुकाम हासिल किया, अगर उसकी शिक्षा अभी के हिसाब से अगर 80 मिलता तो शायद वो उस मुकाम से और आगे गया होता। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं भी चौथी क्लास तक बोर्डे पे बैठ के पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, वहाँ बेंच ही नहीं था, राइट। थर्ड तक, फोर्थ में आ गया था बेंच वगैरह। और जो चीज़ें मुझे भी लगती हैं कि अगर मुझे अभी एक स्कूलिंग जो अभी बात, जैसे मेरा स्कूल आर्य विद्यापीठ जैसे स्कूल में मैंने पढ़ा होता तो मैं कहीं और आगे भी होता, क्योंकि मेरे अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल जो डेवलप होनी चाहिए थी उस समय नहीं आया, बहुत बाद में मुझे उसको डेवलप करना पड़ा। इवन कि जब मैं अपने कॉर्पोरेट में था या कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो जो उसके स्कूलिंग जिनका प्राइवेट में बहुत अच्छे से हुआ है उनका और हमारे में बहुत फ़र्क था। हम क्लास में कुछ पूछने में भी शर्माते थे, शर्माना नहीं कहिए, कॉन्फिडेंस ही नहीं था पूछने का, क्योंकि और वो जो बच्चे थे वो फुल्ली कॉन्फिडेंट थे, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट बहुत करते थे। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आई एम आप अहमदाबाद जाइए, मेरा कॉलेज कलकत्ता, कहीं भी जाइए, आई एम में जाने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा सीसी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आपकी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होगी। सिर्फ किताबी वहाँ पे चीज़ें इज़ ओनली 25%। तो यहाँ पे जाके या आईटी में, मेरा बहुत सारे कज़न आईटीएन हैं, वो लोग जाते हैं, बोलते हैं कि भैया एक्चुअली जो दूसरे जो स्कूलिंग जिनका अच्छा हुआ ना वो आए, और हम लोग जो सिर्फ दिन रात कोचिंग में लगे रहे और करें, बहुत फ़र्क आता है वहाँ पे, बहुत फ़र्क आ जाता है। वो उनके रिलेशनशिप प्रोफेसर से अच्छे बन जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, कहीं भी वो आउट गोइंग पर्सनैलिटी को लेके जाते हैं, हम लोग इंट्रोवर्ट बैठे रह जाते हैं। सो जो है कि अब वो उसके अंदर टैलेंट है तो कर लेगा, ऑफ कोर्स जेनेटिक होता है, ठीक है, जेनेटिक भी होगा। मकड़ा को कोई नहीं सिखाता कि जाला कैसे बनाना है, चिड़िया को कोई नहीं बोलता गौरैया की इतना सुंदर घोंसला कैसे बना है, वो जेनेटिक है, आएगा। लेकिन उसको और भी पॉलिश करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है पॉलिश करने के लिए, ये बात तो समझ में आती है सर। अब हम बिहार इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो NEP 2020 की बात अगर हम करें, उस कॉन्टेस्ट में देखें और वर्ल्ड की जो सिनारियो है उस कॉन्टेस्ट में देखें, लाइक चाइना ने अपने 5th क्लास से अपने बच्चों को, जहाँ तक मैं सही हूँ, चाइना ने अपने 5th क्लास से ही जो है अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई को कंपलसरी कर दिया है। जी। इंडिया में हिस्ट्री और तमाम चीज़ों पे जो है सिलेबस में चेंजेस ये सब करने में लगे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है उसका कुछ राजनीतिक एंगल भी है और धार्मिक नज़रिया भी है और झूठी एक तरह से कहा जाए कि नैरेटिव्स हैं, चूँकि इतिहास तो इतिहास है ना। इतिहास किसी को तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को उस दिशा में भी सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे स्मार्ट कैसे हों, आज के दौर के साथ कैसे घुल मिल जाए और उस हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड कैसे की जाए, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है? जी, देखिए NEP 2020 आई एग्री इज़ अ वंडरफुल पॉलिसी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस तरह के। और मैं जो ऑनलाइन देखता हूँ, बातें करते हुए देखता हूँ, ज़्यादातर मुझे लगता है कि NEP पॉलिसी को उनको पढ़ना, बार बार पढ़ना, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी समझ डेवलप होती है। इसका जो टाइमलाइन 2040 तक होना है, दिस इज़ वंडरफुल पॉलिसी। एक चीज़ समझिए, चाइना की बात की, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है और चाइना में एक जैसी है, सिर्फ चाइनीज़ बोली जाती है, कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं इंडिया में, और उनमें क्या है कि एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझते हैं। यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला कि आप आर्टिफिशियल नहीं पढ़ाइए, किसी ने रोका नहीं है। मैंडेटरी करना यहाँ डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर तबके के लोग हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट में एकदम बिल्कुल एक छोटे से गांव में भी स्कूल है, क्या हम आर्टिफिशियल लगा दें, सिस्टम लगा दें, उन्हें पता ही नहीं है क्या है, एक कंप्यूटर नहीं है उसके अंदर, बैठने के लिए बेंच तो है नहीं, वहाँ हम नहीं चल सकते।
तो उन्होंने पूरा दिया है फ्रीडम कि करना है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग वगैरह सब कुछ है कि 6 ऑनवर्ड्स हमको करना है, और अटल टिंकरिंग लैब का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी है। उसने कभी रोका नहीं। जैसे हमारे यहाँ लास्ट ईयर तक हम 9th ऑनवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, बाकी नीचे में कंप्यूटर क्लासेस थे। इस साल से बंद हो गया। इस साल तो हमारा क्लास 1 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर, क्योंकि उसी का पार्ट है। तो आपके आर्य विद्यापीठ स्कूल में क्लास 1 से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई पढ़ाते हैं? ये हमने लास्ट ईयर ही शुरू कर दिया था। आर्टिफिशियल क्लास 1 में बिल्कुल एआई ने पढ़ाया, लेकिन एआई का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, लेकिन एआई में बच्चों को डेवलप होने होगी कुछ ऐसी चीज़ें भी है। इवन बुक का नाम भी है कोड इन एआई, और 5 तक जाते जाते वो कोडिंग शुरू हो जाता है एआई पे। 6-7 जाते जाते पाइथन पे उनको पूरी पकड़ आ जाती है कोडिंग की। सो सिर्फ देखिए, एआई में एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है यूज़र एज ए यूजर्स। सो ये ज़्यादा बताना ज़रूरी है कि उसको सही तरह से यूज कैसे करना है। तो हम ये छोटे बच्चे को बता रहे होते हैं, छोटे बच्चे तो बिल्कुल आप जैसा एडजस्ट कर देंगे अभी उस दिशा में चले जाते हैं। तो इसलिए हमने ये ऐड है कि कभी सरकार ने तो नहीं बोला कि आप मत कीजिए। आप अपने यहाँ जब इस तरह की पढ़ाई शुरू किया है आपने, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे इस तरह जो है क्लास 1 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो रही होगी। चंपारण में अगर बात करें तो बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे गांव देहातों में बहुत सारे स्कूल हैं। जो वहाँ के संचालक हैं उनका क्या बजट आएगा अगर वहाँ वे अपने यहाँ इस तरह की पढ़ाई शुरू करना चाहें, तो क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, गांव में और कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के 2 पहलू हैं, ठीक है। एक है यूजेस, ये तो कोई भी विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, उनको एक अच्छा टीचर रखना पड़ेगा जो कि यूजेस को पहले और जो मैं बात कर रहा था कि अच्छे से आप पहले देख लीजिए कि मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट को अच्छा टीचर आपने कहा, तो अच्छे टीचर पे ऑलमोस्ट बजट क्या आएगा? देखिए, अच्छा टीचर जो यूजर्स डेवलपमेंट नहीं सिखाएगा, वो तो आपको आराम से 20-25,000 में आ जाएगा टीचर, ठीक है। बट जो डेवलपमेंट सिखाएगा वो तो बहुत, क्योंकि एआई की बहुत डिमांड है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग करके लगता है, जो एक इंजीनियर ग्रेजुएट को एक सैलरी मिलती है, एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास किया हुआ, वो सैलरी तो आपको डेवलपमेंट में देनी पड़ेगी, वो तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है छोटे स्कूलों के लिए कि उसको हम कैसे लेके जाएं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसको यूजेस को सीखना आसान है। मैनेजमेंट जो भी है वो खुद सीखें, खुद। जैसे मैं 9th-10th में खुद क्लास लेता हूँ, एआई की नहीं। एआई जो करिकुलम है सीबीएसई का, या कोई भी जो स्किल सब्जेक्ट है, उसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड बी। तो बी पार्ट होता है जो प्योर टेक्निकल होता है, ए पार्ट होता है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है। बच्चों को सिखाइए एम्प्लॉय, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ग्रीन स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ये होती हैं। तो उसकी क्लास 9th-10th में मैं खुद लेता हूँ। तो ये चीज़ें तो आप वो कर सकते हैं सारा, और उसी में जा कर के बता सकते हैं कि हम एआई का खास के आजकल जो हो रहा है, हम सही यूज़ कैसे करें। वाइज यूज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक प्रोजेक्ट दिया किसी बच्चे को, बच्चा मेरा ट्रेंड है, वो सारा प्रोजेक्ट एआई से करके ले आता है। नाउ आप ये बहुत गलत है कि आप उसको बोल रहे हैं कि अब तुमने एआई तुमने खुद नहीं करा। मैं उससे पूछूंगा, ठीक है कर लिया, तुमने क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किया था। दिस इज ऑल, कि एआई में यूजेस में ऑल अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सही प्रॉम्प्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो आपने प्रॉम्प्ट क्या क्या किया, और मैं उसे बताऊंगा कि आपने ये प्रॉम्प्ट दिया होता तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। फ्यूचर में जितने प्रॉम्प्ट का इंजीनियरिंग है, प्रॉम्प्ट अच्छे जाएंगे कि सब कुछ एआई पे होगा आगे फ्यूचर में, वही करेगा। तो इससे हम नकार नहीं सकते। छोटे जो गांव वगैरह के स्कूल हैं, उनसे हम कहेंगे कि एक बहुत अच्छा हो हब बनाया जाए, जो स्कूल चला रहा है उनसे मिल करके, रदर देन एक कि हाँ हम कंपटीशन अपनी अलग जगह है, एक हब बना जाए, उनको इनवाइट किया जाए, हमारे टीचर जा करके वहाँ ट्रेनिंग दें, उनके टीचर को दें। इस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती है, उनके बच्चे एक बार विजिट करें, समझें, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके, और इस फील्ड में जो है बेहतर किया जा सकता है। बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी, और इस तरह की सोच होनी चाहिए। अगर मान के चलिए आर्य विद्यापीठ में या मोतिहारी में, आज जैसे आपका स्कूल है, यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट चाहे, चूँकि गांव के लोगों के लिए तो वहाँ मुमकिन नहीं है कि कोई 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर से जो है डेली सफ़र करके आए। बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ सुविधाएं देते हैं आप? जी, अभी एक्चुअली हमारा अपना हॉस्टल नहीं था। हमने क्या किया है, एक अच्छे प्राइवेट हॉस्टल, पहले क्या था कि फालतू के छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्टल थे, वो कोई भी चला लेता है। तो हमने एक प्राइवेट हॉस्टल भी नया शुरू करा है, उनके साथ वहाँ मैक्सिमम मेरा ही बच्चा है, मतलब एक ही बच्चा दूसरे स्कूल का है, मेरा ही बच्चा भी 20 के आसपास है वहाँ पे। तो वो है, और वो पूरी फ्री मतलब ट्रांसपोर्ट है। ये राजा बाज़ार में है, राजा बाज़ार नहीं, ये उसके पास का एरिया ही है, गोपालपुर, ये गोपालपुर एरिया में।
मिस्टर अभय आनंद चलाते हैं, जो जाने माने आदमी हैं यहाँ पे। और उसमें एक फ़ायदा होता है कि हम लोग का अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, सब कुछ है, वो बिल्कुल स्कूल के कंट्रोल में होता है, सब कुछ है, हम करते वही हैं, लेकिन पूरा डेली का पता है कि बच्चा वहाँ क्या कर रहा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उस तरह के सुविधाएं हैं और काफ़ी पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने लिया है नामांकन, क्योंकि ये हमारे पास हर साल हम देख रहे थे कि पेरेंट्स आना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक समस्या है कि हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, आसपास रह लिया वो बच्चा, फिर लोकल बच्चों के साथ ना इधर उधर गलत रास्ते पे चला जाता था। तो इसलिए हमने इस बार सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिनके कारण जो पेरेंट्स वंचित रह जा रहे हैं उनके भी लिए अपॉर्चुनिटी आ जाए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत आपने की और हमारी बधाई शुभकामनाएं हैं कि आप तमाम तरह के जो अभिभावक हैं उनका ख्याल रख रहे हैं। एक सर मेजर कंसर्न आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक विद्यालय के निदेशक भी हैं और आम आदमी का जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि भाई विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो तरह तरह के चार्जेस लगा करके जो अभिभावक हैं उनको परेशान करते हैं। उनकी जो किताबें होती हैं वो भी जो है प्राइवेट होती हैं, ड्रेस पार्टिकुलर वहीं से लेना है, और जो है जो फ़ी है रीएडमिशन के चक्कर हैं। तो इस तरह के बहुत सारे चार्जेस हैं जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लोग लेते हैं। इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं ओपनली बोलूँगा। एक बहुत ही गलत तरीका है किसी भी स्कूल के लिए कि हम बताते इतना है और साल के अंत होते होते इतना हो जाता है, राइट। और ये चीज़ जब मैं आया था तो यहाँ भी था, ये तरह तरह के चार्जेस सारे हटाए। हमारे यहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, क्वार्टरली फ़ीस है एक, उसके अलावा एक ही चार्ज लगता है कोई एक्सकर्सन स्टूडेंट्स जाता है बाहर, तो उसके अलावा कोई चार्ज नहीं, ना ड्रेस का है, ना बुक का है, ना कॉपी का है, कुछ नहीं है। एक पॉइंट आपका था, आपने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट पूछे, मैं शायद रिकॉल करूँगा। एक पॉइंट आपने बोला कि बुक्स का, राइट। बुक्स तो हम ऐसे ही, जो हमारे यहाँ एक पूरा पैकेज उसके अंदर जाता है। सीबीएसई ने मैंडेट कर रखा है कि आप क्लास 9 to 12 आप हर हाल में एनसीईआरटी की बुक देंगे, राइट। उसके बाद जो है क्लास 1 ऑन या बाल वाटिका वो अपना भी प्राइवेट, लेकिन वो उस करिकुलम पे बेस्ड होना चाहिए। अब मैं अपना देखता हूँ, मैं भी सोचा था कि एनसीईआरटी की बुक चलाऊँ, राइट, कुछ किया। दिक्कत ये आ रही है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी सुने तो उनको बोलूँगा, वो ऐसे वो प्रयास कर रहे हैं, उनकी बुक का एक्सप्लेन इतना बेकार होता है, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होता है, बहुत मुश्किल होता है उसके अंदर। जितनी कि आप मान लीजिए कि मैथ की किताब ले लीजिए एनसीईआरटी के, मैथ इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। 5 सवाल रहेंगे, 10 सवाल, उससे कैसे प्रैक्टिस होगा? हमें मूव करना पड़ता है हाँ, जहाँ पर मैं कि जो प्रैक्टिस हो उस चीज़ों की। तो बेस के लिए बहुत अच्छा है इन चीज़ों के, कि अब आईएएस की तैयारी भी करता है, वो पढ़ना पड़ता है उनको, सोशल साइंस वगैरह के लिए। बट जितनी एक्सप्लेनेशन डिटेल में, और हमारे यहाँ किताब में, हम जो किताब चलाते हैं कोई स्कूल नहीं चलाता। आश्चर्य, सप्लायर बोलता है कि आपको, आपके लिए हमको स्पेशल बनाना पड़ता है कि हर साल हमारे एक रिव्यू कमेटी होता है, पूरे किताब को रिव्यू करता है, साइन होता है, और कोई भी किताब मेरे बिना पूरे पढ़े हुए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये मैं देखता हूँ। तो बुक्स क्या है, एक और आपने मुझे था री एडमिशन फ़ी, दिस इज़ पैथेटिक। मैं बोल रहा हूँ कोई भी विद्यालय रहा है, आप लोग शर्म करो, ठीक है, कि आप री एडमिशन, किस बात की री एडमिशन क्यों? जब एक बार एडमिशन करा ही लिया, अगले कक्षा में जा रहा था, क्यों हम री एडमिशन करेंगे? आप नॉर्मल फीस लीजिए, आगे मूव कीजिए। ये बहुत ही है कि आप उगाही का साधन मत बनाइए। एक बहुत अच्छा, मैं एक पढ़ रहा था, ये बिल्कुल मैं स्कूल के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, कि बना हुआ था कि एक बच्चा, एक आदमी जेल के अंदर है, उससे मिलने के लिए एक दोस्त गया है, तो वो किडनैपिंग में था, किडनैपिंग में अंदर हो गया था, बच्चे किडनैपिंग में। तो उसने बोला कि तुमने किडनैप क्यों किया? जब यही धंधा करना था तो प्राइवेट स्कूल खोल लिया होता। लीगल किडनैपिंग, दैट्स द ट्रूथ। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, दैट्स द ट्रूथ इस इंडिया में। अब एजुकेशन में, अब जब तक जो है इन चीज़ों के ऊपर से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स किसी भी अच्छे चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब मैं बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टीचर की ज़रूरत है, या कोई भी अच्छे टीचर की, इनकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर मैं लैब का सेटअप कर रहा हूँ, उसकी ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस हैं। अब जैसे हमारा रोबोटिक्स लैब है, 5 लाख रुपीज़ तो पर ईयर में उसका सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहा हूँ। तो ये चली जाती हैं चीज़ें। तो ये इसके बारे में जो है ना रियली में सोचने की ज़रूरत है। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, मैं यहाँ पे देखा हूँ, उनको लगता है तो कम कम लग रहा है, ठीक है चलो कर लेते हैं। बाद के कॉस्ट का उनको पता नहीं होता क्या जा रहा है।
तो हमारे यहाँ पे मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे यहाँ एक मेंटेनेंस फ़ी है, एक ट्यूशन फ़ी है, एक लाइब्रेरी फ़ी है, एक एग्जामिनेशन फ़ी है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। और ये पे करना है। इसके अलावा सिर्फ एक बार चार्ज लगता है अगर एक्सकर्सन कराते हैं, तो वो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ इस साल से कि छोटे मोटे में हमें चार्ज ना करें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी लायंस क्लब का इंटरनेशनल लायंस क्वेस्ट होता है, जो कि वैल्यू एजुकेशन पे करते हैं, उनके बुक्स वगैरह आते हैं, वो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। वैल्यू एजुकेशन में हम बात करेंगे, ये इस साल हम शुरू कर रहे हैं। उनके लिए पर स्टूडेंट का कॉस्ट करीब करीब 200 रुपीज़ से 300 रुपीज़ पर मंथ हमको लग रहा जाएगा। तो कल ही बात हो रही थी, बोले कि इस कॉस्ट का मतलब सॉरी मैं ले रहा हूँ, बट मैं ऑब्जर्व करूँगा, एब्जॉर्ब कर लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा पेरेंट्स को बोलने के लिए कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आई विल एब्जॉर्ब, क्योंकि मुझे ये वैल्यू एजुकेशन लेके आनी है। हमारे अपने टीचर खुद ही करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, आगे हम उसके बारे में और बात करेंगे, वैल्यू एजुकेशन जो नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं। बट ये गलत है। थोड़ी सी बता दें कि वैल्यू एजुकेशन में आप क्या किस तरह की चीज़ें ला रहे हैं? देखिए, एक्चुअली हमारा ना 2030 तक का प्लान है, कुछ चीज़ें जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, और उसके जब डेप्थ में जाते हैं, इसको बोलते हैं RCA, रूट कॉज एनालाइज करते हैं, या आप प्रोजेक्ट में जाते हैं, फिश बोन मॉडल होता है, आप उसके अंदर तह पे चलते चले जाते हैं। तो उस तह में जाने पे क्या हो रहा है कि हमें ये लगा कि बच्चों के अंदर इमोशन नहीं है, इमोशन कोसेंट जीरो हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो लड़ना झगड़ना, उनको पता कोई किसी के प्रति इमोशन ही नहीं है। कोई रोड पे गिरा हुआ मर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए इसका वैल्यू करके कि आप जाएंगे, ये बलुआ का पुरान बॉटल नेक है, ठीक है, चिकन नेक बोल सकते हैं, चिकन को नहीं बिकता वहाँ पे। कोई बाइक ऐसे लगा देगा बैठे सब उधर, उसको ये नहीं मतलब है कि मेरे बाइक या साइकिल को इस तरह से लगाने से पूरी ट्रैफिक रुक जाएगी। दूसरे का ख्याल रखना बिल्कुल जीरो है। मॉरल वैल्यूज, मोरल वैल्यू हमारे टाइम में एक नैतिक शिक्षा सब्जेक्ट होता था, तो वो शिक्षा नहीं है ना, CBSE अब कर रही है। तो हमने किया कि नहीं, मोरल जो वैल्यू एजुकेशन को लेके आएंगे। प्रिंसिपल मैम से भी डिस्कस किया हमने, किया जो पुरानी चीज़ों पे गए। आप अंसारुद्दीन विश्वास नहीं करेंगे, जो हमने पुराने वो निकालने शुरू किए, तो ये पता निकल कर के आया कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो अभी के टाइम में काम नहीं आ सकती। समय बदल गया है, मोबाइल का, रील्स का, यूट्यूब का दौर है। इसमें बच्चों को हम बैठ करके जातक कथाएं और उसका नहीं आएगा, मोटिवेशन काम नहीं करता है। तो टीचर को हमने लगाया कि इस करिकुलम फ्रेम में दूसरी चीज़ें निकालो, लेकर के आओ, इस तरह से कि हम डेवलप कर रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स या कोई भी ये समझना चाहिए, सबसे पहले बच्चों में दिल का डेवलपमेंट होता है। मैं मेडिकली बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशन के पॉइंट से। आपके दिल को डेवलप कीजिए, तब दिमाग को डेवलप कीजिए। सो शुरू के जो 8 साल 10 साल 7 साल हैं, तो दिल को डेवलप करना है। मैं कितनी बार बोलता हूँ पेरेंट्स से, आपके घर में एक पेट पालिए, ठीक है, उससे लगाव होता है बच्चों को। आप कोई कुत्ता बिल्ली आ रहा है, मार रहे उसको, ये नहीं कीजिए, ये आप क्रूएल्टी सिखा रहे हैं बच्चे को। ये सब चीज़ें जो है ना, ये वैल्यू एजुकेशन के ऊपर हमें लेके जाना। इस साल हमारा टारगेट वैल्यू एजुकेशन पूरा का पूरा, हम इसके इमोशनल कोसेंट को लेके जाना है, रेजिलेंस को लेके बच्चों को डेवलप करना है। जो बैठ के सुसाइड करने पे उतार हो जाते हैं, कुछ भी थोड़ा सा हुआ उनको बर्दाश्त नहीं होता, ये चीज़ें, तो इसके ऊपर फोकस करना है। कि लास्ट ईयर तक हमारा टेक्निकल था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाउ लेट्स ब्रिंग द ह्यूमैनिटी आल्सो। बिल्कुल, और आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान दौर से सामंजस्य बिठा करके एजुकेशन दी जाए। और कहीं ना कहीं आज के दौर, रील्स के दौर में वो जो सर जिस वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो कमी खलती है। और आज के बच्चे अगर उनके अंदर सिविक सेंस की कमी है, या फिर इस तरह की जो चीज़ें जिससे हर आदमी दो चार होता है, लोग सड़कों पे निकलते हैं, मॉल्स में जाते हैं और दीगर सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ पे दूसरे की कमियां नज़र आती हैं। तो वो दूसरे की कमियां से को जब आप निकालते हैं, तो अपने अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर भी इस चीज़ को डालना बेहद ज़रूरी है। बच्चों के हवाले से सर एक मेरा सवाल है जी, मैं वो भी रील्स के ज़रिए जो है मेरे जहन में बड़ा ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट हुआ। उसमें एक बच्चा कहता है कि मैथ वाले टीचर कभी मिलें तो उनसे हम पूछें कि सर ये आपने जो कॉस थीटा टेन थीटा लेमड़ा टेमड़ा पढ़ाया था, उसका यूज़ कहाँ है? देखिए, क्लास 10 तक सब सब्जेक्ट पढ़ाने की बात होती है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी काफ़ी अच्छा है। 10 तक आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है। एक अच्छे सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग बनने के लिए उस स्किल का कब कहाँ यूज हो जाएगा आप बता नहीं सकते हैं। आप खेत में ही हैं, खेत का अमीन के बुला के ना पड़े। हमारे अपने अमीन से लड़ाई हो जाती है, अमीन को हमारे से आता नहीं। अब त्रिभुज टाइप का है, उसके अंदर 4 हैं बने हुए, और ज्योमेट्री पढ़े हो
तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ें। पूरा यूज है आपने ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो उस लाइन में होंगे आगे चल के, क्योंकि आप इंटर के 12th के में तो आप जा करके सब्जेक्ट आप चूज़ कर ले रहे हो ना, अलग स्ट्रीम में चले जा रहे हो। आपने कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ा, लेकिन आप चले गए कॉमर्स फील्ड में या आप चले गए ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में, तो वहाँ उसका यूज़ नहीं है। लेकिन जितना पढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ये एक अच्छा ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में एक के लिए 10th तक की सब सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे इस तरह के सवाल जिनके जहन में जाते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का इस्तेमाल कहाँ है, तो सर ने बताया कि ये आपके लिए ज़रूरी है और ये जो बेसिक नीड है, जो सिलेबस बनाया गया है वो बड़े लोगों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने इसे बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही वो बनाए हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतनी सारी बातें हमसे की। थैंक यू वेरी मच आने के लिए और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया सर। और यूं ही आप चंपारण में जो है एजुकेशन एक नए तरह का जो आप देते हैं, इसके लिए भी आप मुबारकबाद के हकदार हैं। और इसी तरह से आप यहाँ के एजुकेशन फील्ड में एक क्रांतिकारी बदलाव की तरफ मूव करते रहें, हमारी शुभकामनाएं। तो आज हम बात कर रहे थे आर्य विद्यापीठ स्कूल मोतिहारी के निदेशक रंजीत सर से, और एजुकेशन के मुद्दे पे आज बात हो रही थी। आपको ये हमारी गुफ्तगू कैसी लगी आप हमें बताइएगा ज़रूर। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।